अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अमजद उमर रांझा एक और बायोलॉजी लेक्चर के साथ। इस लेक्चर में आज हम सीखेंगे ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की मुख्तलिफ़ ब्रांचेस, बायोलॉजी की मुख्तलिफ़ शाखों के बारे में हम इल्म हासिल करेंगे इस लेक्चर में। बायोलॉजी की डिफरेंट ब्रांचेस हैं, 3 ब्रांचेस जिनको बायोलॉजी की डिवीजन्स भी कहा जाता है, यानी मेन ब्रांचेस हैं। उनके बारे में हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, ज़ूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। कुछ और बायोलॉजी की जो ब्रांचेस हैं उनके बारे में आज हम इन डिटेल पढ़ेंगे। हम सीखेंगे कि इन ब्रांचेस का मतलब क्या है, इन ब्रांचेस में क्या क्या स्टडी किया जाता है और कौन कौन सी एग्जांपल्स इसमें दी जा सकती हैं। मुकम्मल एलेबोरेशन के साथ हम सीखेंगे बायोलॉजी की डिफरेंट ब्रांचेस को। तो सबसे पहली जो ब्रांच है जिसके बारे में हम सीखेंगे वो है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी, मॉर्फो का मतलब होता है फॉर्म, मॉर्फो का मतलब होता है शेप, मॉर्फो का मतलब होता है स्ट्रक्चर और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो व्हाट इज़ मॉर्फोलॉजी? मॉर्फोलॉजी क्या है? मॉर्फोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी मॉर्फोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फॉर्म और स्ट्रक्चर को पढ़ा जाता है, उनकी शेप को पढ़ा जाता है। मॉर्फोलॉजी लफ्ज़ लिंग्विस्टिक्स में भी इस्तेमाल होता है। लिंग्विस्टिक्स में मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस या फॉर्म ऑफ ए सेंटेंस, लेकिन बायोलॉजी में लफ्ज़ मॉर्फोलॉजी का मतलब या टर्म मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, फॉर्म एंड शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आपने याद रखना है मॉर्फोलॉजी की 2 टाइप्स हैं या 2 इसकी किस्में हो सकती हैं। एक है इंटरनल मॉर्फोलॉजी जिसको उर्फ़ आम में एनाटॉमी भी कहा जाता है। तो इंटरनल मॉर्फोलॉजी या एनाटॉमी के अंदर हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स को पढ़ते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मिसाल के तौर पे ब्रेन का इंटरनल स्ट्रक्चर कौन सा है, ब्रेन के कौन कौन से पार्ट्स हैं और हार्ट के कौन कौन से पार्ट्स हैं, हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है या स्टमक का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है। जो इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बॉडी हैं उनके फॉर्म एंड स्ट्रक्चर को अगर हम स्टडी करें तो दिस विल बी कॉल्ड एज इंटरनल मॉर्फोलॉजी। इसको एनाटॉमी भी कहते हैं। जो मॉर्फोलॉजी की दूसरी टाइप है उसको एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी कहते हैं। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी का मतलब जो बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट्स हैं, जैसे कि एक्सटर्नली एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की शेप कैसी है, एक्सटर्नली बॉडी ऑर्गन्स किस तरीके से अरेंज्ड हैं, स्ट्रक्चर क्या है, तो इसको कहेंगे हम एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। हमारी जो दूसरी ब्रांच है बायोलॉजी की उसको कहते हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी, इको का मतलब होता है एनवायरनमेंट और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। असल में इकोलॉजी भी एक बायोलॉजी की ब्रांच है। चूँकि ये बायोलॉजी की ब्रांच है सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का तज़किरा तो ज़रूर आएगा। यानी इकोलॉजी में लिविंग ऑर्गेनिजम्स और उनके एनवायरनमेंट के दरमियान जो इंटरेक्शंस हैं उनको स्टडी किया जाता है। आपने याद रखना है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के एनवायरनमेंट में 2 चीज़ें होती हैं, एक लिविंग और दूसरी नॉन लिविंग। यानी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के इर्द गिर्द जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी उसका एनवायरनमेंट है। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के इर्द गिर्द जो नॉन लिविंग चीज़ें हैं जैसे सॉइल है, वाटर है, एयर है, ये नॉन लिविंग चीज़ें हैं, ये भी उसका एनवायरनमेंट है। तो इकोलॉजी में बेसिकली हम स्टडी करते हैं रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद देयर एनवायरनमेंट। तो व्हाट इज़ एनवायरनमेंट, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि एनवायरनमेंट से क्या मुराद होता है। एनवायरनमेंट और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दरमियान इंटरेक्शन, रिलेशनशिप के मुताले को इकोलॉजी कहते हैं। एनवायरनमेंट से मुराद ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स अराउंड एन इंडिविजुअल, अराउंड एन ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड इट्स एनवायरनमेंट। यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ कि इकोलॉजी और एनवायरनमेंटल बायोलॉजी में डिफरेंस क्या है। देखिए, आप एनवायरनमेंटल बायोलॉजी को इकोलॉजी भी कह सकते हैं। आम तौर पर इकोलॉजी इज़ आल्सो कॉल्ड एज एनवायरनमेंटल बायोलॉजी, लेकिन अगर हम डीपली देखें तो इकोलॉजी और एनवायरनमेंटल बायोलॉजी में थोड़ा सा डिफरेंस भी है। बेसिकली जो इकोलॉजी है ये ज़्यादा फोकस्ड स्टडी है, ये ज़्यादा लिमिटेड स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद देयर एनवायरनमेंट है।
जबकि जो एनवायरमेंटल बायोलॉजी है ये डिटेल्ड है, ये मोर इलेबोरेटेड स्टडी है। बेसिकली इकोलॉजी में हम इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद देयर एनवायरनमेंट पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पे लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ प्रीडेशन रखता है, पैरासाइटिज्म रखता है, म्यूचुअलिज्म रखता है, कमेंसलिज्म रखता है, या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जो नॉन लिविंग एनवायरनमेंट है उसके साथ किस तरीके से इंटरेक्ट करता है। ये टॉपिक है इकोलॉजी का। एनवायरमेंटल बायोलॉजी में हम बेसिकली देखते हैं ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। ह्यूमन इम्पैक्ट क्या है, इंसान ने एनवायरनमेंट के अंदर क्या असर डाला है। और दूसरी चीज़ इसमें हम एनवायरनमेंट की कंजर्वेशन के मुतालिक पढ़ते हैं कि एनवायरनमेंट जो डिस्ट्रॉय हो रहा है ह्यूमन इम्पैक्ट की वजह से, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, उसको कंजर्व कैसे किया जाए। तो ये है एनवायरनमेंटल बायोलॉजी। तो डिफरेंस ये हुआ कि इकोलॉजी फोकस्ड स्टडी है, इकोलॉजी लिमिटेड स्टडी है, जबकि एनवायरनमेंटल बायोलॉजी एक डिटेल्ड और एक इलेबोरेटेड स्टडी है। नेक्स्ट जो हमारी ब्रांच है बायोलॉजी की वो है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी इसको डिफाइन हम करेंगे। पहले हम देखते हैं एम्ब्रियो क्या होता है। एम्ब्रियो क्या होता है? एम्ब्रियो की मुख्तलिफ डेफिनेशंस की जा सकती हैं। एक जो जनरल कंसेप्ट है एम्ब्रियो के बारे में वो है अनबॉर्न अनहैच्ड ऑफ स्प्रिंग ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एम्ब्रियो। ये आपने याद रखना है। एम्ब्रियो का मतलब होता है अनबॉर्न या अनहैच्ड ऑफ स्प्रिंग ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये कि एम्ब्रियो सिर्फ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है। यूनिसेलुलर चूँकि खुद एक सेल हैं उनमें एम्ब्रियो नहीं होता, तो एम्ब्रियो सिर्फ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है। दूसरी ये डेवलपमेंट के दौरान अनबॉर्न अनहैच्ड ऑफस्प्रिंग को कहते हैं। हम आमतौर पे जो जनरली समझते हैं एम्ब्रियो का मतलब हम इसको कहते हैं डेवलपिंग जाइगोट। सिंपली अगर हम कहें तो हम कहेंगे डेवलपिंग जाइगोट। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में जब स्पर्म और एग आपस में फ्यूज़ होते हैं तो जाइगोट बनता है, फिर उस जाइगोट की डेवलपमेंट शुरू होती है। दैट डेवलपिंग जाइगोट इज कॉल्ड एज एम्ब्रियो। जैसे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि एक जाइगोट से लेकर एक कंप्लीट इंडिविजुअल जिसके तमाम बॉडी ऑर्गन्स बन चुके हैं तब तक की डेवलपमेंट को एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहते हैं। इंसान के ह्यूमन बीइंग के हवाले से अगर एम्ब्रियो को देखें तो जाइगोट से लेकर यानी फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो जाइगोट या फर्टिलाइज्ड एग बन गया है वहाँ से लेकर 8 वीक्स ऑफ डेवलपमेंट यानी 2 मंथ्स प्रेगनेंसी के जो पहले हैं तब तक ये एम्ब्रियो होता है। यानी तब तक जो ऑर्गेनोजेनेसिस है, ऑर्गन डेवलपमेंट है वो कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद उसको फीटस कहते हैं। यानी फ्रॉम 8th वीक ऑफ डेवलपमेंट से लेकर एंड तक जो उसका गेस्टेशन पीरियड है वो फीटस कहलाएगा। तो पहले जो 8 वीक्स हैं उसको एम्ब्रियो कहेंगे। तो स्टडी ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। चूँकि एम्ब्रियो एक डेवलपिंग स्टेज है सो हम ये भी कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड एज एम्ब्रियोलॉजी। तो एम्ब्रियोलॉजी स्टडी ऑफ डेवलपमेंट को कहते हैं, स्टडी ऑफ एम्ब्रियो को कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। नेक्स्ट जो बायोलॉजी की ब्रांच है उसका नाम है फिजियोलॉजी, फंक्शनिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फिजियोलॉजी का मतलब होता है फंक्शंस को स्टडी करना, फंक्शंस ऑफ स्ट्रक्चर्स या पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, पार्ट्स ऑफ बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मिसाल के तौर पे हम देखते हैं कि आई जो है ये कैसे काम करती है, इसको हम कहेंगे फिजियोलॉजी ऑफ आई। हार्ट कैसे काम करता है, ये कैसे बीट करता है, इसको कहेंगे फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। ब्रेन कैसे काम करता है। तो जब हम किसी बॉडी पार्ट या बॉडी स्ट्रक्चर के फंक्शन को स्टडी करेंगे तो उसको हम कहेंगे फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ द स्ट्रक्चर्स ऑफ द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, फिजियोलॉजी कहलाती है। नेक्स्ट है पैलेंटोलॉजी, पैलेंटोलॉजी। Paleontology, logy means study, paleon mean fossils, study of fossils. Study of fossils of living organisms is called as paleontology. Study of fossils of living organisms is called as paleontology. Basically fossils क्या होते हैं? ये remains हैं, ये बाकियात हैं of living organisms। ये living organisms की बाकियात हैं
जो कि प्रीजर्व्ड हैं, जो कि महफूज हो चुकी हैं इनसाइड अर्थ, ज़मीन के अंदर। ये ज़मीन के अंदर ज़िंदा जानदारों की बाकियात को फॉसल्स कहा जाता है और फॉसल्स की स्टडी को पैलेंटोलॉजी कहा जाता है। एक बात यहाँ पे हमें देखनी है कि ये रिमेन्स, ये बाकियात किस किस्म में होती है, किस शक्ल में होती हैं। बाज़ औक़ात ये इंटैक्ट बॉडी भी महफूज होती है, जैसे मैमथ एक एनिमल है जिसका 11,000 साल पुराना एक कंप्लीट बॉडी जो कि साइबेरिया में बर्फ़ के नीचे दब गई थी वो मिली। बाज़ औक़ात ये इंटैक्ट बॉडी हो सकती है, बाज़ औक़ात ये इम्प्रेशन हो सकता है सैंड के अंदर या सॉइल के अंदर, एक इम्प्रेशन, एक नक्श बन चुका है, ये उसका कास्ट हो सकता है। बाज़ औक़ात ये रॉक्स की शक्ल में कन्वर्ट हो जाता है, सिलिका और दूसरी जो रॉक्स हैं उनकी शक्ल में ये कन्वर्ट। तो पैलेंटोलॉजी को दो हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। एक पैलियो बॉटनी है, स्टडी ऑफ फॉसल्स ऑफ प्लांट्स, और दूसरी पैलियोजोलॉजी है, स्टडी ऑफ फॉसल्स ऑफ एनिमल्स। तो एनिमल्स के फॉसल्स को अगर हम स्टडी करें तो पैलियोजोलॉजी, प्लांट्स के फॉसल्स के मुताले को पैलियोबॉटनी कहा जाता है। तो पैलेंटोलॉजी स्टडी ऑफ फॉसल्स। नेक्स्ट जो ब्रांच है उसको कहते हैं हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हिस्टो मीन टिश्यू और लॉजी मीन स्टडी ऑफ टिश्यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज़ कॉल्ड एज हिस्टोलॉजी। जिंदा जानदारों के इज्साम में जो टिश्यूज़ होते हैं उनके मुताले को हिस्टोलॉजी कहते हैं। हमें देखना है टिश्यू क्या होता है। टिश्यू से मुराद होता है सेल्स हैविंग रिलेटेड फंक्शंस, वो सेल्स जिनके रिलेटेड फंक्शंस हैं, जिनके सिमिलर फंक्शंस हैं। दे असेंबल टुगेदर, वो इकट्ठे हो जाते हैं। दे असेंबल टुगेदर एंड परफॉर्म सेम फंक्शन आर कॉल्ड एज अ टिश्यू। यानी similar cells, related cells having similar functions assemble together, get together and make a tissue. The study of tissues is called as histology. टिश्यूज़ की मिसालें अगर हम देखें तो एनिमल्स में, जैसे तमाम एनिमल्स में नर्वस टिश्यू होता है जिसका काम नर्वस सिस्टम बनाना होता है, मसल टिश्यू जिसका काम मूवमेंट होता है, इसी तरीके से कनेक्टिव टिश्यू जिसके बॉडी के अंदर ढेरों डिफरेंट फंक्शंस हैं, और चौथी किस्म का टिश्यू होता है एपिथेलियल टिश्यू जो बॉडी के अंदर ग्लैंड्स वगैरह बनाता है और बाकी ढेर सारे डिफरेंट ऑर्गन्स। तो एनिमल्स के अंदर टिश्यूज़ की ये 4 इकसाम हैं। 4 किस्म के टिश्यूज़ एक ह्यूमन या एनिमल की बॉडी में पाए जाते हैं, नर्वस टिश्यू, मसल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू एट्सेट्रा। तो स्टडी ऑफ टिश्यूज़ इज़ कॉल्ड एज हिस्टोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल भी यहाँ पे देख लें। अगर हम स्टोमिक को देखें तो स्टोमिक इज़ एन ऑर्गन विच इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट टिश्यूज़। तो इसके अंदर डिफरेंट टिश्यूज़ को हम देखेंगे जो काम करते हैं। मिसाल के तौर पे उसमें मसल टिश्यू है जो कि ग्राइंडिंग करता है, जो कि चर्निंग करता है, जो मैदे की हरकत को कंट्रोल करता है, और दूसरे किस्म के टिश्यूज़ हैं एपिथेलियल टिश्यू जो कि मुख्तलिफ हार्मोन्स और मुख्तलिफ जूसेस सेक्रीट करते हैं, जिस दोनों का फंक्शन यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं या स्टमक वॉल्स जो मूव कर रही हैं, सब का फंक्शन डाइजेशन है, केमिकल या फिज़िकल डाइजेशन, केमिकल डाइजेशन या दूसरी जो डाइजेशन है, और दोनों को मिलाकर वो उस ऑर्गन का फंक्शन बन जाएगा। नेक्स्ट है हमारा जो टॉपिक है वो है एवोल्यूशन, इर्तका। एवोल्यूशन के ऊपर एक नज़्म भी मैंने लिखी थी किसी ज़माने में, नज़रिया इर्तका क्या है, इंसानी इर्तका क्या है। इंशाअल्लाह ताला आने वाले लेक्चर्स में मैं नज़रिया इर्तका के ऊपर वो नज़्म भी आप लोगों से शेयर करूँगा। तो एवोल्यूशन, इर्तका क्या है? एक तो सिंपल डेफिनेशन एवोल्यूशन की ये है, स्टडी ऑफ एंसेस्ट्रल हिस्ट्री ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एंसेस्ट्रल हिस्ट्री, आबाओ अजदाद की जो हिस्ट्री है ऑर्गेनिजम्स की, उसके मुताले को हम एवोल्यूशन कहते हैं। एवोल्यूशन, इर्तका एक बड़ा दिलचस्प बायोलॉजी की ब्रांच है, एक बड़ा दिलचस्प टॉपिक है। तो एंसेस्ट्रल हिस्ट्री ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम एवोल्यूशन कहेंगे। एवोल्यूशन से अगर हम थोड़ा सा इसको ज़्यादा एलेबोरेट करें इस डेफिनेशन को, तो हम कहेंगे एवोल्यूशन से मुराद चेंजेस या चेंज इन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, या स्पीशीज़ कह लें सिंपली, चेंज इन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पीशीज़ ओवर सेवरल जनरेशंस, कई जनरेशंस तक लिविंग ऑर्गेनिज्म या जो लिविंग स्पीशीज़ हैं उनके करैक्टरिस्टिक्स में चेंज। किस वजह से ये चेंज होती है? ड्यू टू नेचुरल सिलेक्शन। आपको मालूम होगा कि ये नेचुरल सिलेक्शन, थ्योरी ऑफ
एवोल्यूशन है, जो कि सबसे बड़े साइंटिस्ट, जो कि एवोल्यूशन में सबसे बड़े साइंटिस्ट या फाइंडिंग फादर के नाम से जाने जाते हैं, चार्ल्स डार्विन, उनकी ये थ्योरी है नेचुरल सिलेक्शन, यानी एक मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन है। एवोल्यूशन किस मैकेनिज्म के तहत होता है, किस तरीकाकार के तहत होता है, तो ये बेसिकली पेट डेफिनेशन कहलाएगी एवोल्यूशन की, चेंज इन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पीशीज ओवर सेवरल जनरेशंस ड्यू टू नेचुरल सिलेक्शन इज कॉल्ड एज एवोल्यूशन। तो ये भी एक बायोलॉजी की ब्रांच है, एवोल्यूशन। नेक्स्ट जो ब्रांच है उसको कहते हैं जीनेटिक्स। जीनेटिक्स, टिक्स का मतलब होता है स्टडी और जीन का मतलब होता है जीन। जीन क्या है? ये हेरिडिटरी यूनिट्स हैं, ये इनहेरिटेंस के यूनिट्स हैं, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक जो कैरेक्टरिस्टिक्स मुंतकिल होते हैं उनका बायोलॉजिकल यूनिट जीन है। तो हम कह सकते हैं स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड एज जीनेटिक्स। हम कह सकते हैं स्टडी ऑफ जीन इज कॉल्ड एज जीनेटिक्स। स्टडी ऑफ जीन को जीनेटिक्स कह सकते हैं, स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस को जीनेटिक्स कह सकते हैं। ये जीन्स क्या हैं? दीज आर द पार्ट्स ऑफ डीएनए कंप्राइजिंग ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस विच कोड फॉर ए सिंगल प्रोटीन, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो डीएनए के जीन्स हैं उनसे आरएनए और फिर प्रोटीन्स बनते हैं, ये कंट्रोल करते हैं जीन्स। जीनेटिक्स के अंदर हम पढ़ेंगे डिफरेंट लॉज ऑफ जेनेटिक्स, जिसमें मेंडल के लॉज हैं। ग्रेगर जोहान मेंडल एक बहुत बड़ा जेनेटिसिस्ट था, उनके लॉज हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। फिर जीन्स के मुतल्लिक जो फर्दर इलेबोरेशन हैं, स्टडीज़ हैं, वो हम जेनेटिक्स में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारी ब्रांच है जी जू जियोग्राफी। जू जियोग्राफी, जू का मतलब होता है एनिमल और जियो का मतलब होता है अर्थ, और ग्राफी का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्या मतलब होगा जू जियोग्राफी का? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स ओवर द अर्थ प्लैनेट इज कॉल्ड एज जू जियोग्राफी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स ओवर द अर्थ प्लैनेट इज कॉल्ड एज जू जियोग्राफी। इसमें हम क्या पढ़ते हैं? हम देखते हैं कौन से एनिमल्स हैं जो ज़मीन के ट्रॉपिक रीजन में रहते हैं, कौन से एनिमल्स हैं जो सब ट्रॉपिकल रीजन्स में रहते हैं, कौन से एनिमल्स हैं जो टेम्परेट रीजन्स में रहते हैं। तो प्लैनेट अर्थ के ऊपर जो डिफरेंट रीजन्स हैं जिनको हम मतलब अर्थ के डिफरेंट रीजन्स कंसिडर करते हैं, तो उन रीजन्स के अंदर एनिमल्स की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, इसको जू जियोग्राफी। बहुत सारे एनिमल्स हैं जो ट्रॉपिक यानी गर्म इलाकों में रहते हैं, बहुत सारे जो ठंडे इलाकों में रहते हैं, बहुत सारे जो मुअत्तल इलाकों में। तो जू जियोग्राफी के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स को पढ़ा जाता है। नेक्स्ट है जी हमारी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एक सिंपल डेफिनेशन अगर मैं आपको बताऊं तो स्टडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म या सेल या ऑर्गेनेली एट मॉलिक्यूलर लेवल। स्टडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, इट्स सेल्स और ऑर्गेनेलीज एट मॉलिक्यूलर लेवल इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इस डेफिनेशन का क्या मतलब है कि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन कौन से मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, कौन कौन से ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहलाएगा। एक सेल के अंदर कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स की स्टडी को हम क्या कहेंगे? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। एक ऑर्गेनेली जो है सेल का जो पार्ट है उसके अंदर कौन से मॉलिक्यूल्स है, इसको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहेंगे। एक बायोलॉजी की दूसरी ब्रांच है बायोकेमिस्ट्री। यहाँ पर मैं आपको दोनों में डिफरेंस बताना ज़रूरी समझता हूँ। तो बायोकेमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में डिफरेंस क्या है? बायो मीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स और केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री इज द केमिस्ट्री ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडीज़ के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शंस, ख़ास तौर पे केमिकल रिएक्शंस, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज़ के अंदर जो केमिकल कंपोनेंट्स हैं उनके मुताले को अगर हम कहें तो बायोकेमिस्ट्री होगा। ये एक डिटेल्ड स्टडी है बायोकेमिस्ट्री। स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेसेस, केमिकल रिएक्शंस, केमिकल कंपोनेंट्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। सिंपली मैं कहूँ तो केमिस्ट्री ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आपको मालूम है केमिस्ट्री में हम डिफरेंट केमिकल कंपोनेंट्स को, डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करते हैं। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री में फिर फ़र्क क्या हुआ? बेसिकली मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का टॉपिक है डीएनए, डीएनए से बनता है आरएनए, आरएनए से बनती है प्रोटीन, इसको कहते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। डीएनए से आरएनए बनने को ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन बनने को ट्रांसलेशन, जिनको कलेक्टिवली हम सेंट्रल डोगमा का कहते हैं, तो या जिसको हम जीन एक्सप्रेशन भी कहते हैं। तो स्टडी ऑफ जीन एक्सप्रेशन या स्टडी ऑफ सेंट्रल डोगमा
इज़ कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसमें डीएनए, आरएनए और प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा जाता है, यानी स्टडी ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स ऑफ द लाइफ इज़ कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में मैक्रो मॉलिक्यूल्स की स्टडी की जाती है, बायोकेमिस्ट्री में ओवरऑल स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल कंपोनेंट्स किया जाता है। हमारी नेक्स्ट जो बायोलॉजी की ब्रांच है वो है जी फ्रेश वाटर बायोलॉजी। आप पहले ये समझ लें कि फ्रेश वाटर क्या होता है। ज़मीन के ऊपर 70% से ज़्यादा पानी है। ये पानी दो शक्लों में है, इनमें 97% तो सीज़ और ओशंस हैं, लेकिन जो 3% बाकी का पानी है वो फ्रेश वाटर है। ये किस शक्ल में है? फ्रेश वाटर बॉडीज़ में अगर आपको बताऊं तो फ्रेश वाटर बॉडीज़ में आ जाएंगे रिवर्स, तमाम ज़मीन के ऊपर जितने भी रिवर्स हैं, जितनी भी लेक्स हैं, जितनी भी स्ट्रीम्स हैं, जितने भी पोन्ड्स हैं वगैरह वगैरह, ये सब फ्रेश वाटर बॉडीज़। क्या ख़ास बात है इनमें जो इनको मैरीन बॉडी से अलग करती है सीज़ और ओशन से? ये सिलाइन वाटर नहीं होता। ये जो वाटर इनमें होता है ये नॉन सिलाइन होता है, नॉन सेलाइन वाटर होता है, इसमें नमकियात की मिकदार कम होती है। तो स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन फ्रेश वाटर बॉडीज़ इज़ कॉल्ड एज फ्रेश वाटर बायोलॉजी। फ्रेश वाटर बायोलॉजी में जो फ्रेश वाटर बॉडीज़ हैं इनके फ़िज़िकल और केमिकल पैरामीटर्स की भी स्टडी की जाती है। आप यहाँ पे समझ लें कि फ़िज़िकल पैरामीटर्स क्या होते हैं, जैसे टेम्परेचर देखना किसी रिवर का कितना है, टर्बिडिटी कितनी है, ये फ़िज़िकल पैरामीटर्स हैं। केमिकल पैरामीटर्स में जैसे पीएच क्या है, डिज़ॉल्व्ड ऑक्सीजन क्या है, तो ये इनको फ़िज़िकल केमिकल पैरामीटर्स। तो फ्रेश वाटर बायोलॉजी की एक बेटर डेफिनेशन क्या होगी? स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन फ्रेश वाटर बॉडीज़ या फाउंड इन फ्रेश वाटर बॉडीज़ एंड द स्टडी ऑफ फिजिकल एंड केमिकल पैरामीटर्स ऑफ दोज फ्रेश वाटर बॉडीज़ इज़ कॉल्ड फ्रेश वाटर बायोलॉजी। अब आमतौर पे सवाल होता है जी स्टडी ऑफ रोहू इज़ कॉल्ड एज फ्रेश वाटर बायोलॉजी, बिकॉज रोहू जो है, जो कि कार्प फैमिली है फिशेज़ की, ग्रास कार्प है, इंडियन कार्प है, मेजर कार्प है, ये फ्रेश वाटर फिशेज़ है। तो ये सारे फ्रेश वाटर एनिमल्स हैं, तो इनकी स्टडी को हम फ्रेश वाटर बायोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारी ब्रांच है वो है मैरीन बायोलॉजी। मैरीन का मतलब होता है समंदर। इसमें दो तरह के समंदर हैं, एक बड़े समंदर जिनको बहर कहते हैं और इंग्लिश में उनको ओशंस कहते हैं, और सीज़ छोटे समंदर जिनको बहरा कहते हैं। तो स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन सीज़ एंड ओशंस इज़ कॉल्ड एज मैरीन बायोलॉजी। कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो सिर्फ मैरीन वाटर में पाए जाते हैं। हमारे पास इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है तमाम जो फाइलम इकाइनोडर्मेटा के जो तमाम एनिमल्स हैं, जिसमें स्टार फिश वगैरह आते हैं, ये तमाम मैरीन एनिमल्स हैं। इसी तरीके से शार्क्स जो होती हैं वो भी मैरीन हैं। वहेल्स जो कि फ़िशेज़ नहीं हैं बल्कि मैमल्स हैं, ये भी मैरीन एनिमल्स हैं। तो स्टडी ऑफ दीज मैरीन एनिमल्स, मैरीन ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन सीज एंड ओशन, फाउंड इन मैरीन एनवायरनमेंट इज़ कॉल्ड एज मैरीन बायोलॉजी। मज़ीद आपने ये भी ज़हन में रखना है कि मैरीन बायोलॉजी में मैरीन बॉडीज़ यानी सीज एंड ओशंस के फ़िज़िकल एंड केमिकल जो पैरामीटर्स हैं उनको भी स्टडी किया जाता है मैरीन बायोलॉजी में। नेक्स्ट पैरासाइटोलॉजी, स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। पैरासाइटोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। पैरासाइटो मीन पैरासाइट और लॉजी मीन स्टडी। स्टडी ऑफ पैरासाइट्स इज कॉल्ड एज पैरासाइटोलॉजी। सिंपली तो हम इसे कहेंगे स्टडी ऑफ पैरासाइट। एक पैरासाइट क्या होता है? एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी से फूड लेता है और शेल्टर लेता है और उन दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हार्म पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है, उसको पैरासाइट कहते हैं। और पैरासाइट जिस दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से फूड लेता है उसको होस्ट कहते हैं। तो पैरासाइट और होस्ट का जो इंटरेक्शन है इसके मुताले को किया जाएगा पैरासाइटोलॉजी में, द इंटरेक्शन ऑफ होस्ट एंड पैरासाइट। इसके अलावा पैरासाइट्स के स्ट्रक्चर को पढ़ा जाएगा, पैरासाइट्स के मोड ऑफ ट्रांसमिशन को पढ़ा जाएगा कि ये एक होस्ट से दूसरे होस्ट तक मुंतकिल कैसे होते हैं। तो ये स्टडी पैरासाइटोलॉजी में की जाएगी। मैं एग्जांपल्स अगर आपको दूं तो पैरासाइटोलॉजी में जो तमाम वायरसेस हैं, तमाम वायरसेस वो हमेशा पैरासाइट्स होते हैं, हमेशा पैरासाइट्स होते हैं। बैक्टीरिया जो हैं, या मुझे लिखना चाहिए कि सम बैक्टीरिया ये भी पैरासाइट्स होते हैं। ऑल बैक्टीरिया पैरासाइट्स नहीं होते, बड़े अच्छे बड़े लविंग किस्म के केयरिंग किस्म के बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी बॉडीज़ के लिए ज़रूरी होते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया पैरासाइट्स भी होते हैं और कुछ फंजाई भी पैरासाइट्स के तौर पे एक्ट करती हैं। तो ये डिफरेंट पैरासाइट्स की एग्जांपल्स हैं। तो पैरासाइट और होस्ट इंट्रैक्शन, द स्ट्रक्चर ऑफ पैरासाइट, द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पैरासाइट,
द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द पैरासाइट, लाइफ हिस्ट्री, लाइफ साइकिल इसका क्या है, कैसे कंप्लीट होता है, तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज पैरासाइटोलॉजी। नेक्स्ट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज ह्यूमन बायोलॉजी। हमारे अपने बारे में भी कुछ आ गया जी, जिसको कहते हैं ह्यूमन बायोलॉजी। स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ ह्यूमंस, ecology of humans, embryology of humans, physiology of humans, paleontology of humans, histology of humans, evolution, genetics, zoo geography, molecular biology, freshwater, sorry, human beings are not aquatic, so they will not fall in this category, they are not freshwater and marine biology. So the parasites of human beings, the social behavior of human beings, तो everything about human beings आप पढ़ें तो इसको कहेंगे human biology. Study of structure of humans, form of humans, internal structure of humans, functions of the parts of the humans, the fossils of the humans, the genes of the humans, the distribution of humans is called as human biology. यानी तमाम स्टडी जो ह्यूमंस के बारे में, that will be called as human biology. तो सोशल बायोलॉजी आपने याद रखना है कि ये भी ह्यूमंस के बारे में, ये अगेन सोशल बायोलॉजी, ये फिर ये ब्रांच ऑफ बायोलॉजी ये ह्यूमंस के बारे में है। स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर, स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर, स्टडी ऑफ कम्युनल लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इज कॉल्ड एज सोशल बायोलॉजी। अब कम्युनल लाइफ क्या है, एक कम्युनिटी के अंदर, एक समाज के अंदर रहते हुए इंसान की लाइफ कैसी है, दूसरों के साथ रिलेशनशिप्स कैसे हैं, इंसान किस तरीके से दूसरों के साथ इंटरेक्ट करता है कम्युनिटी समाज में रहते हुए। सोशल बिहेवियर, उसका माशरती रवैया कैसा है, लोगों के साथ इंटरेक्ट कैसा करता है, उसका एग्नोस्टिक बिहेवियर है, उसका फ्रेंडली बिहेवियर है, वो कोई म्यूचुअलिस्ट है, वो कोई कमेंसलिस्ट है, या वो कोई प्रीडेटर है, किसी को हार्म पहुंचाता है, किसी के लिए फ़ायदेमंद है। तो इस सारी याद रहे of human beings, यानी social behavior and communal life of human beings is called as social biology. एक और बायोलॉजी की ब्रांच है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको कहा जाता है मॉडर्न मोस्ट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, मॉडर्न मोस्ट डिसिप्लिन ऑफ बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। पहले मैं आपको बताऊं, बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और टेक्नोलॉजी का मतलब होता है यूज़ या एप्लीकेशन ऑफ साइंस, एप्लीकेशन ऑफ साइंस। अक्सर आपने सुना होगा ये जी टेक्नोलॉजी का दौर है। क्या मतलब टेक्नोलॉजी का दौर है? लफ्ज़ टेक्नोलॉजी का मतलब होता है यूज़ ऑफ साइंस, एप्लीकेशन ऑफ साइंस, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज ऑफ साइंस इज कॉल्ड टेक्नोलॉजी। तो जब लफ्ज़ बायो पीछे लग गया तो बायोटेक्नोलॉजी मीन यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, फॉर द बेनिफिट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इज कॉल्ड एज बायोटेक्नोलॉजी। या एक और तरीके से भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यूज़ ऑफ लिविंग सिस्टम्स, यूज़ ऑफ लिविंग प्रोसेसेस इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस इंडस्ट्रीज़ फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। यानी ये जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, मिसाल के तौर पे ब्रूइंग इंडस्ट्री है, ये कौन सी इंडस्ट्री है? ये जो बेवरेजेस बनाती है, ये जो हमारे लिए तरह तरह के मशरूबात बनाती है, वो वाली इंडस्ट्री में बैक्टीरिया का इस्तेमाल है, यीस्ट का इस्तेमाल है। ब्रूइंग इंडस्ट्री में तो इसको कहेंगे बायोटेक्नोलॉजी। इसके अलावा जो बेकिंग इंडस्ट्री है, ये जो बेकरी प्रोडक्ट्स हमारे लिए तरह तरह की आ रही हैं, यहाँ पर भी मुख्तलिफ बैक्टीरिया फर्मेंटेशन के प्रोसेस में इस्तेमाल होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है और चीज़ें फूल जाती हैं, सॉफ्ट टू बाइट, सॉफ्ट टू ईट, ईजीली च्यूएबल बन जाती हैं, स्वेलविंग बन जाती हैं। तो ये बैक्टीरिया का इस्तेमाल है। एक मैं मिसाल देता हूँ, मिसाल के तौर पे यीस्ट है जो कि एक फंगस है, बैक्टीरिया का भी इस्तेमाल होता है, फंगस का भी इस्तेमाल होता है। तो ये यीस्ट जो है ये बहुत सारी ब्रूइंग इंडस्ट्री में, बेकिंग इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। ये जो हम आटा गूंदते हैं, इसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं जो उसको सॉफ्ट कर देते हैं। हम जो दूध से दही बनाते हैं उसके अंदर वो जो जाग लगाते हैं, दरअसल हम उसमें बैक्टीरिया दाखिल करते हैं, वो बैक्टीरिया उसको मुख्तलिफ प्रोसेस से, फर्मेंटेशन के प्रोसेस से कन्वर्ट, इसको कहेंगे बायोटेक्नोलॉजी। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ, स्टूडेंट्स बाज़ औक़ात कंफ्यूज हो जाते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग एक ही चीज़ है या इनमें क्या फ़र्क है। मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। बायोटेक्नोलॉजी एक ब्रॉड फील्ड है और जेनेटिक इंजीनियरिंग इसका एक सब डिसिप्लिन है, इसकी एक ब्रांच आप कह लें है। तो बेसिकली जेनेटिक इंजीनियरिंग भी बायोटेक्नोलॉजी ही है। कैसे, ज़रा गौर से देखिए। बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अब लिविंग ऑर्गेनिज्म का कोई सिस्टम यूज़ कर लें, उनका कोई जीन निकाल लें, तो तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूज़ जो ह्यूमन बीइंग के लिए बेनिफिट है, बेनिफिशियल है किसी हवाले से, उसको बायोटेक्नोलॉजी। इसकी एक ब्रांच है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या है? मैनिपुलेशन ऑफ जीन, एप्लीकेशन ऑफ जीन, यूज़ ऑफ जीन। फॉर एग्जाम्पल इंसुलिन एक हार्मोन है, इंसुलिन की प्रिपरेशन के लिए हम ह्यूमन इंसुलिन जीन निकाल लेते हैं, उसको बैक्टीरिया में इंसर्ट करते हैं, बैक्टीरिया में इनाकुलेट करते हैं और बैक्टीरिया
के अंदर वो जो ह्यूमन इंसुलिन जीन है वो इंसुलिन प्रोटीन या इंसुलिन हार्मोन पैदा करना शुरू कर देता है। हमने बैक्टीरिया को यूज़ किया और हमने ह्यूमन जीन को मैनिपुलेट किया, यूज़ किया। मैनिपुलेट का मतलब होता है अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना, तो इसको कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। समझ क्या है? लेकिन जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ही यूज़ हो रहा है, तो इसलिए हम इसे कहेंगे कि दिस इज़ आल्सो ए ब्रांच ऑफ बायोटेक्नोलॉजी या एक सब डिसिप्लिन है बायोटेक्नोलॉजी का। नेक्स्ट एक दो और चीज़ें, एक दो और ब्रांचेस जैसा कि ऑर्निथोलॉजी। व्हाट इज़ ऑर्निथोलॉजी? स्टडी ऑफ बर्ड्स। ऑर्निथो मीन बर्ड्स और थोलॉजी मीन लॉजी मीन स्टडी। स्टडी ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड एज ऑर्निथोलॉजी। स्टडी ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड एज ऑर्निथोलॉजी। स्टडी ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड ऑर्निथोलॉजी। ये था हमारा आज का लेक्चर। हम कोशिश करेंगे कि आपको इसके नोट्स भी मुहैया करें। तो एक हल्की सी समरी मैं अगर आप लोगों को बता दूं, इस लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा। तो हमने बायोलॉजी की ब्रांचेस सीखी, ये मुख्तलिफ ब्रांचेस लिखी हुई हैं जो मैंने एक्सप्लेन की हैं, जैसे मॉर्फोलॉजी, इकोलॉजी और एनवायरमेंटल बायोलॉजी। हमने एम्ब्रियोलॉजी को सीखा, हमने फिजियोलॉजी जो फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ द बॉडी है, पैलेंटोलॉजी जो कि स्टडी ऑफ फॉसिल्स है, जो कि पहले बॉटनी पहले जोलॉजी हो सकती है, हिस्टोलॉजी जो कि स्टडी ऑफ टिश्यूज़ है, एवोल्यूशन जो कि स्टडी ऑफ चेंज इन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पीशीज़ है विद द पैसेज ऑफ टाइम ओवर सेवरल जनरेशंस। हमने जेनेटिक्स देखा, स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस, स्टडी ऑफ जीन। हमने जू जियोग्राफी देखा, स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स ओवर द अर्थ प्लैनेट। हमने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री में डिफरेंस देखा। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में मैक्रो मॉलिक्यूल्स जैसे डीएनए आरएनए प्रोटीन्स के मुतालिक पढ़ा जाता है। बायोकेमिस्ट्री में ओवरऑल केमिकल कंपोनेंट्स और केमिकल प्रोसेसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स पढ़े जाते हैं। फ्रेश वाटर बायोलॉजी, फ्रेश वाटर बॉडीज़ में पाए जाने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मुताला, उनके फिजिकल केमिकल पैरामीटर्स। मैरीन बायोलॉजी में मैरीन बॉडीज़ के अंदर, सीज और ओशंस के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मुताला और उनके फिजिकल और केमिकल पैरामीटर्स। पैरासाइटोलॉजी में पैरासाइट्स का मुताला। ह्यूमन बायोलॉजी में ह्यूमन का सब कुछ, और सोशल बायोलॉजी में सोशल बिहेवियर और कम्युनल लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। बायोटेक्नोलॉजी में स्टडी ऑफ यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, फॉर द बेनिफिट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। और लास्ट में एक ब्रांच मैंने बताई ऑर्निथोलॉजी, स्टडी ऑफ बर्ड्स। ये था हमारा आज का लेक्चर। हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ताकि हमारा हर आने वाला बायोलॉजी, केमिस्ट्री, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, पोइट्री और बहुत कुछ एंटरटेनमेंट के ऊपर जो हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स आएंगे वो मिस ना हो पाएँ और आप ज़रूर उससे बेनिफिट उठाएँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।